बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 में सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज बायोलॉजी की हमारी पहली क्लास है। इंशाअल्लाह सेकंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर की तरह बड़े ही अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम आगाज़ और अख्ताम करेंगे और तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए इस हवाले से नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ शुरू किया जाता है कि हमारा ये साल भी पिछले साल की तरह उससे भी बेहतरीन इल्मी लिहाज से हमारे लिए साबित हो। सेकेंड ईयर में बायोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें मेन वजह ये है कि जो एम कैट है, जिसे अब एन एम डी कैट कह देते हैं या एंट्री टेस्ट कह देते हैं, उसमें जो आलमोस्ट 60 to 65% पोर्शन है वो सेकेंड ईयर में से ही इंक्लूडेड है। और हमारे फिजियोलॉजी के मेजर चैप्टर्स सेकेंड ईयर में मौजूद हैं। टोटली कंसेप्ट बेस है। फर्स्ट ईयर से आसान बन जाती है अगर हम कंसेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ें। ये सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स के मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, जो कि उसको फर्स्ट ईयर की निस्बत पता चल चुका होता है कि किस तरीके से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सवाल में चाहिए, जिसकी वैल्यू है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तैयारी का आगाज़ करते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं। तो लिहाजा बहुत ही ध्यान से, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल तरीके से आपने इस चीज़ को याद करना है, डेली बेसिस पे इसको पढ़ना है ताकि आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो और इसको याद करना भी आसान हो। और यू विल सी, यू विल फील कि आप को ये फर्स्ट ईयर की निस्बत इंशाल्लाह आसान मालूम होगी जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं सेकंड ईयर के पहला चैप्टर, जो हमारे सीक्वेंस का 14 चैप्टर तक हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 15 का जो टाइटल है होम्योस्टेसिस, ये टाइटल आपका जो 10th क्लास में पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस, वही ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इस चैप्टर में मेनली जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ओस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की रेगुलेशन, वाटर की रेगुलेशन और एक्सक्रीशन मेन पार्ट है, जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके वैल्यूज़, उसकी मुख्तलिफ फंक्शंस और उसके डिसऑर्डर्स और उसके क्योर वगैरह को देखा जाएगा। तो अगर हम इसके पेपर वेटेज की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज एक आता है, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली 2 आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में इसका एक पार्ट है। जो एनएमडी कैट है उसमें इस चैप्टर में से 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। आज से 4-5 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले तक 5 एमसीक्यूज आते थे, मगर अब तकरीबन 3 या 4 इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जिस टर्म को डिफाइन करेंगे, और आप जानते हैं कि एस क्यू का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो टर्म यहाँ पे आएगी वो होम्योस्टेसिस इटसेल्फ है। तो होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट लेने से पहले दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई पूरे का पूरा इंसान है, इंडिविजुअल है, या उसके अंदर मौजूद एक सेल है, उसके दो इन्वायरमेंट होते हैं। एक उसके बाहर वाला इन्वायरमेंट, जिसे कि हम ये कोई एक सेलुलर बॉडी है या कोई इंडिविजुअल की बॉडी है। एक इसके ये बाहर वाला सारे का सारा इन्वायरमेंट होगा, एक इसके अंदर इन्वायरमेंट होगा। बाहर वाले इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अंदर वाले को सिंपली इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज है वो वाइड रेंज में आती है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आती है, मगर इंटरनल इन्वायरमेंट की ये कोशिश होती है कि उस चेंज को कम से कम अपने ऊपर इफेक्ट हो, अपने आप को नॉर्मल रखे। सादा सी मिसाल आप समझ ले, जो पूरे चैप्टर के लिए बार बार हम यूज़ करेंगे, कि हमें इस्लाम ने एक ज़ाब्ता हयात दे दिया है कि आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन में रहते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। एक शख्स यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है,
यूरोपियन कंट्रीज़ में या हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ की निस्बत उनका कल्चर बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो कह लें कि बहुत सी ऐसी खराफात या बहुत सी ऐसी चीज़ों की इजाज़त है जो हमारे यहाँ पे नहीं है। अब कोई बंदा वहाँ पे जाके उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो ईमान है, जो इस्लाम ने उसे ईमान दिया है, वो उसे कहता है नहीं, तुमने उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि तुमने सिराते मुस्तकीम पे रहना है। वो सिराते मुस्तकीम पे रहना, बाहर आने वाली तब्दीली को निगेट करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कब आती हैं? जब बाहर चेंज आती है, बाहर के टेम्परेचर में, एक्सटर्नल में चेंज ज़्यादा होने की वजह से हमारे इंटरनल में भी चेंज आती है। मगर वो सिस्टम जो इंटरनल इन्वायरमेंट को कम से कम चेंज पर उकसाए, उसको कंट्रोल करके रखे कि नहीं, तुमने ज़्यादा नहीं चेंज होना, दैट इज़ द होम्योस्टेसिस। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी की बार बार बात की जाएगी, सदा सी ये बात है। तो होम्योस्टेसिस में आप मसलन सादा सी इसकी एक और एग्जांपल सिंपल सी ले लेते हैं हम, कि हम बात करते हैं कि गर्मियों में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, गर्मियों में 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अगर आप थर्मामीटर मुंह में रखें, आपका टेम्परेचर जो वो बताएगा, वो यही बताएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या बड़ी हद 36 या 38 इस में ही बताएगा। इसी तरीके से इंतहाई सर्दी है, -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें तो आपका टेम्परेचर 37 38 36 ही आएगा। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने बाहर इतनी तब्दीली के बावजूद हमें अंदर तब्दीली नहीं आने दी? वही होम्योस्टेसिस है, वही मैकेनिज्म, वही फिनोमिना, वही चीज़ होम्योस्टेसिस है। हमने बार बार दो ही चीज़ों को पढ़ते रहना है, एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज। सिंपल कोड वर्ड ये याद रख लें कि जो एक्सटर्नल चेंज आएगी वो लार्ज चेंज होगी। जैसे टेम्परेचर में कितनी लार्ज चेंज आ गई, एक तरफ गर्मियों में 52 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी तरफ सर्दियों में -4 -5 -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, मगर अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। वो एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। जैसे ह्यूमन के लिए नॉर्मल रेंज है 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस, इसी के दौरान में नॉर्मली फ्लक्चुएट करती रहती है। नॉर्मली इससे ज़्यादा जाएगी वो तो फिर फीवर हो जाएगा, लो आएगी तो उसे हम जो है वो कह लें हाइपोथर्मिया का नाम दे देते हैं। तो ये इसमें कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो एक कंसेप्ट आपके माइंड में बन गया होगा। तो इसमें जो पहली चीज़ है, दैट इज़ द डेफिनेशन, मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, होम्योस्टेसिस। लफ्ज़ पे गौर करें, दो अल्फाज से मिलकर बना है। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन, इंटरनल कंडीशन को सेम रखना। बाहर जो चेंज आती है वो लार्ज आती है, और वो चेंज उस अंदर के एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। हमें अंदर के एनवायरनमेंट को बचाना है। एक बंदा यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज में जाता है, लार्ज चेंज आई उसके कल्चर में, उसके एनवायरनमेंट में, मगर उस और वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसने अपने आप को बचाना है, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स और फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के अंदर के इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, तब्दीलियों से, फ्लक्चुएशन, चेंजेस, वेरिएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है उसके हार्म, उसके हार्मफुल असरात से अंदर के टेम्परेचर को बचा के रखने को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद इट के, या डेफिनेशन में आप ये बात भी लिखेंगे, बुक से भी आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इट कीप्स, यानी होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज कंपेयर्ड टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, कि जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो हमारे इंटरनल, चाहे वो कोई सेल है चाहे वो कोई बॉडी है, उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल उसकी चेंज को नैरो रेंज में रखता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन वाइडर, के जो एक्सटर्नल चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। यानी बाहर टेम्परेचर 52 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मगर अंदर का टेम्परेचर इसी रेंज में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। जैसे इसकी एग्जांपल हमने लिखी है कि बाहर का टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, मगर जो हमारी एक्सटर्नल, इंटरनल चेंज नैरो रेंज में रहता है 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल टेम्परेचर 1 डिग्री भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, सर्दियों में 50 डिग्री भी हो सकता है। तो ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख दी। तो होम्योस्टेसिस इज अ सेंट्रल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस, के ये मेंटेनेंस के लिए एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। और इस मेंटेनेंस को, रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते एनिमल अपने अंदर मुख्तलिफ तरह की एवोल्यूशंस लेके आए। यानी जब एक ज़रूरी चीज़ होती है
तो उसके लिए हम फिर मुख्तलिफ तरह के इक़दामात करते हैं कि इसको हमने हासिल करना ही करना है। होम्योस्टेसिस तमाम एनिमल की एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। उसको पूरा करने के लिए फिर एनिमल के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई, उसमें एवोल्यूशंस आई। उन एवोल्यूशंस में हम देखेंगे रेप्टाइल्स की अपनी चेंजेस हैं, बर्ड्स की अपनी चेंजेस हैं, मैमल्स की अपनी चेंजेस है, इस तरीके से इन्वर्टिब्रेट्स की अपनी चेंजेस है। तो एवोल्यूशन में इस मेंटेनेंस ने या होम्योस्टेसिस में बड़ा पार्ट प्ले किया। तो इसमें जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं वो चेंज होती रहती हैं और उसको मेंटेन करने के लिए अंदर तब्दीलियां आती हैं, जिसको हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं। ये एक बॉक्स में चीज़ लिखी हुई है, उसका ये कंसेप्ट है। आप होम्योस्टेसिस की एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, अभी जो बात की कि मेंटेनेंस ऑफ इनर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में तो ये फिर 98 97 तक जाता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू एक्सट्रीम चेंज इन द एक्सटर्नल एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो, मगर इंटरनल टेम्परेचर तकरीबन 37 या 36 से 37 तक ही रहता है। ये इसकी एक एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवरिंग है। उस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, मगर हमारी बॉडी में ऐसे सिलसिले शुरू हो जाते हैं, हमें बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो गया है सर्दियों में, तो फिर हम कपकपी शुरू हो जाती है। जैसे शख्स शिवरिंग कर रहा है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया मगर पसीना आना शुरू हो जाएगा, और केमिस्ट्री में आप जानते हैं एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, तो उसकी वजह से एवेपोरेशन काज होगी, और वो जो एवेपोरेशन कूलिंग काज करेगी उसकी वजह से फिर ठंडक महसूस होगी, तो ये टेम्परेचर बॉडी का फिर नॉर्मल हो जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ तरह के जो इसमें चेंजेस आएंगी जो कि इसको महफूज करेगी इन तमाम तर चेंजेस से जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर में, एक्सटर्नल सिस्टम में आएंगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, मोस्ट सस्केप्टिबल इंटरनल कंपोनेंट दैट आर अफेक्टेड बाय द सोल्यूट वाटर एंड टेम्परेचर, कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा सस्केप्टिबल हैं, जो सबसे सेंसिटिव हैं, सॉरी जी, सबसे सेंसिटिव है एक्सटर्नल चेंजेस के हवाले से, वो एक सोल्यूट है, वाटर है, टेम्परेचर। इन तीन चीज़ों को, चौथी चीज़ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज वगैरह हो जाती हैं, इनको हमने मेंटेन करना है। इस बेस पर होम्योस्टेसिस की तीन मेजर टाइप्स आ जाती हैं, तीन मेजर फिनोमेना कहले आ जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब वाटर और साल्ट के लिए हम यूज करते हैं, रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना। इसका लफ्जी मतलब है कि बॉडी के अंदर और बाहर साल्ट और वाटर की रेगुलेशन, उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इसको डिटेल में भी देखा जाएगा जब किडनी को पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान या उनके माबैन सोल्यूट और वाटर की लॉस और गेन की जो स्टडी है उसे ओस्मो रेगुलेशन कहेंगे। जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मजीद एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आप एक लाइन लिख देते हैं ताकि इसको एक प्रॉपर हम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ले आए। किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे वर्क करता है। कैसे करता है ये इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन का मतलब है एक्सक्रीट करना, एलिमिनेशन करना बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। नाइट्रोजीनियस वेस्ट तीन तरह की है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ होती हैं, मसलन जो फिश हैं उनमें मेनली अमोनिया एक्सक्रीट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ह्यूमन या मैमल्स में यूरिया होता है, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें यूरिक एसिड होता है। इसको भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है इनकी डेफिनेशन के हवाले से। तो मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लाइन है, कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी अमोनिया के लिए, कितनी यूरिया के लिए, कितनी यूरिक एसिड के लिए, ये भी अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखते हैं कि एक्सक्रीशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर की वेरी होने की वजह से जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वेरी करती हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी यूरन की फॉर्म में जो हम चीज़ एक्सक्रीट करते हैं। जो फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उसे हम एक्सक्रीशन में नहीं लेके आते। जो मेनली हम करते हैं यूरन की फॉर्म में एक्सक्रीशन, वो कह लेंगे उसके लिए हम वर्ड एक्सक्रीशन यूज कर रहे होते हैं। और एक्सक्रीशन में लिवर और किडनी पार्ट प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं इस चीज़ को भी देखा जाएगा। इसके बाद
थर्ड एंड लास्ट मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन। ये भी नेम इंडिकेट कर रहा है, थर्म टेम्परेचर को बोलते हैं, रेगुलेट का मतलब है रेगुलेट करना, कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, के मेंटेन करना, यानी वही बात, बाहर टेम्परेचर चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा बाहर का तो हमारी बॉडी में पसीना आएगा, पसीने से पसीना वेपोरेट करेगा, बॉडी को कूलिंग फील होगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर कम हो गया बाहर का, बॉडी शिवरिंग करेगी, शिवरिंग से हीट पैदा होगी, उस हीट की वजह से बॉडी फिर नॉर्मल रहेगी। तो दिस इज द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में जो पार्ट प्ले करता है यहाँ पे एक ऑर्गन या कह लें एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। वो एक थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है बॉडी के। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी बॉडी के किसी भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे घरों में इस्त्री होती है, इस्त्री के ऊपर एक बटन लगा होता है जो हीट को या तो कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, दैट इज थर्मोस्टेट। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के हीट को कम करना है, कम ज़्यादा करना है, कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है हीट को बैलेंस करने के लिए, वो कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। कैसे करता है वो भी डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे आज के लिए हम यही डिस्कस करते हैं कि तीन मैकेनिज्म है मेनली। ओस्मो रेगुलेशन हम ये पढ़ेंगे, ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, फिर एक्सक्रीशन, ऐसे ही एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल, इसी तरीके से फिर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन सिर्फ एनिमल्स में ही मेनली हम पढ़ते हैं, चूंकि प्लांट के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन है, मगर मेनली हम एनिमल के परस्पेक्टिव से भी यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लांट का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे। तो ये तीन मेन हेडिंग और तीन मेजर मैकेनिज्म है जिनको डिटेल के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको रीड आउट करें, इसका एक कंसेप्ट लें, इन डेफिनेशंस को याद करें। इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट अपना लेक्चर कल जो स्टार्ट करेंगे उसमें से करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।